हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से एक टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था म्यूटेशन के बारे में, जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग यहाँ पेडिग्री एनालिसिस को देखने वाले हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये लगता है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है ना। मतलब कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ है। तो क्या है? तो यहाँ पर इसका डिफाइन लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के लिए पेडिग्री में हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्ड बनाते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। साथ में इसके लिए हमको जरूरत पड़ता है क्या, तो हम रिकॉर्ड बनाएंगे कि कोई भी कैरेक्टर जो है जेनेटिक डिजॉर्डर, खास तौर से तो जेनेटिक डिजॉर्डर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो इसका रिकॉर्ड बनाएंगे। तो हमको एक जनरेशन से काम नहीं चलने वाला है, 2 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 4 जनरेशन तक स्टडी करना पड़ेगा। मतलब मोर देन 2 जनरेशन हम लोग, या 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन तक अगर हम लोग स्टडी करते हैं रिकॉर्ड के द्वारा, है ना, तो ये जो है, और इस स्टडी को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के द्वारा या फैमिली ट्री के द्वारा। तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही पेडिग्री कहा जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन देंगे किसका, कोई भी जेनेटिक डिजॉर्डर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे करके जो लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, पेडिग्री कहलाएगा। और इस रिप्रेजेंटेशन का जो स्टडी करके कैलकुलेशन करेंगे कि नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में कितना परसेंट ये कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पेडिग्री एनालिसिस कहलाएगा, है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडिग्री एनालिसिस कहेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है उसके लिए हम लोग क्या कहें कि डायग्राम का हेल्प लेते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों का जो सिंबल यूज करते हैं उस सिंबल को यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से स्क्वायर शेप में आप देख रहे हैं, यह स्क्वायर शेप जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से ये इस तरह का शेप जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो सेक्स नॉट क्लियर है ना। ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, ऑफस्प्रिंग के लिए ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कलर्ड कर दिए, इस तरह के शेप को हम लोगों ने क्या कर दिया है, कलर्ड कर दिया है। तो ये जेनेटिक डिजॉर्डर को शो कर रहा है, यानी कि ये ऑफस्प्रिंग जो है, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो अफेक्टेड है जेनेटिक डिजॉर्डर को, जेनेटिक ट्रेट्स को, है ना, वो कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। तो ये है। उसके बाद इस दोनों को हम लोग एक लाइन से जोड़ दिए, ये मेटिंग को दर्शा रहा है कि मेल और फीमेल क्या कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। डबल लाइन का अगर यूज करते हैं तो हमें दिखाता है कि मेटिंग तो हो रहा है लेकिन क्लोज रिलेटिव के बीच हो रहा है ना। उसके बाद है ये दोनों चार्ट बनाए हैं, तो ये मेटिंग हो रहा है। मेटिंग के बाद जो नीचे रिजल्ट आया है वो क्या दिखा रहा है, ऑफ स्प्रिंग को दिखा रहा है। ये क्या दिखाएगा, ऑफ स्प्रिंग को दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेटिंग हुआ, मेटिंग के बाद क्या है, कलर्ड स्क्वायर को बनाया है, यानी कि अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है। ये स्क्वायर शेप में है, यानी कि अफेक्टेड मेल है ना। अगर शेप को इस तरह से कर्व कर देते हैं हम लोग तो ये अफेक्टेड मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता था, है ना। तो इस तरह से नीचे वाला जो चार्ट है वो ऑफ स्प्रिंग को दिखाता है। इस तरह से के शेप में सेक्स नॉट क्लियर है ना। ऑफ स्प्रिंग सीधे मोटा मोटी मान लीजिए कि ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, तो यहाँ पर 7 अंदर लिख दिए। 7 का मतलब 7 ऑफ स्प्रिंग है और कलर नहीं किए, कलर करते तो ये अफेक्टेड हो जाता। कलर नहीं करने के कंडीशन में ये अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। उसके बाद इसको कट कर दिए हैं, इसको भी कट कर दिए, तो ये जो है ऑफ स्प्रिंग के डेथ को दिखा रहा है, मृत्यु हो गई है ना, तो इसको ये दिखा रहा है। तो पेडिग्री एनालिसिस में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने के क्रम में कितना ऑफ स्प्रिंग को ये जेनेटिक डिजॉर्डर रह जाता है, कितना में डेथ हो जाता है जेनेटिक डिजॉर्डर के वजह से, उसको दिखाया गया है। यहाँ पर ये साइन जो है हाफ को कलर किए, ये कैरियर को दिखा रहा है कि ये डिजीज को रखेगा लेकिन किस रूप में, रिसेसिव ट्रेट के रूप में रखेगा। ये जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में इस डिजीज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। वो अपने डिजीज को शो करने का काम नहीं करेगा, है ना। तो ये हम लोग यहाँ देखें। अब ये पेडिग्री एनालिसिस का क्या यूज है, पेडिग्री एनालिसिस आखिर क्यों? तो पेडिग्री एनालिसिस अगर किसी भी एक फैमिली का हम लोग करते हैं
तो हम लोग क्या जेनेटिक काउंसलर जो होंगे वो करेंगे और वो पर्सन को एडवाइस देंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में आपके ऑफस्प्रिंग इतने % जो है इस तरह के जेनेटिक डिजॉर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। आप ये कीजिए, इस ऑफस्प्रिंग को हटा दीजिए, रिमूव कीजिए, नहीं तो वो बच्चे जो है काफी दिक्कत कर सकते हैं। तो जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिटाइल कीटोनुरिया है, मस्कुलर मायोट्रोफी है, डिस्ट्रोफी है ना, इस तरह के कई जेनेटिक डिजॉर्डर है वो अगला जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसकी जानकारी वो देगा, कितना % चाइल्ड इस डिजॉर्डर को रखेगा और कितना % चाइल्ड इस डिजॉर्डर को नहीं रखेगा। साथ में पेडिग्री एनालिसिस हमें यह भी बताता है कि मेंडल का प्रिंसिपल जो है ह्यूमन के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। मेंडल के प्रिंसिपल जो है वो भी हमारे ह्यूमन के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद इसकी जानकारी देता है। साथ में कैसे कोई जेनेटिक डिजॉर्डर ओरिजिन कर रहा है, कहां से ओरिजिन किया, इसके बारे में भी, एंसेस्टर में कहां से ओरिजिन किया इसके बारे में भी जानकारी देता है। जैसे कि आप जान ले कि हमारा जो ब्रिटेन का रॉयल फैमिली है ना, वो वहां पर हीमोफीलिया है और वहां पर हीमोफीलिया का ओरिजिन प्लेस क्या था, क्वीन विक्टोरिया थी, है ना, और उसी ने क्या किया था, हीमोफीलिया को पूरे जनरेशन में, आज भी रॉयल फैमिली में क्या है, ये बीमारी प्रेजेंट है। ये इंडिकेट क्या करता है कि रिलेटिव के बीच में अगर मैरिज होता है तो कितना ज्यादा हार्म करेगा, क्या इससे नुकसान होगा, इसकी भी जानकारी देने का काम करता है ना। कौन? तो ये हमारा जेनेटिक डिजॉर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, सॉरी। तो हम लोगों ने समझा, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। पेडिग्री किस पर काम करता है? तो इस पर ये 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला वो प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, हो सकता है मे बी रॉन्ग भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी पर काम करता है, और साथ में इसके संभावना, जो खतरनाक आने की संभावना है उसको रोकने पर काम करता है, अल्टरनेटिव्स विधि सुलझाने का काम करता है ना। तो ये दूसरे क्रिएचर्स के लिए तो काफी यूजफुल हो जाता है, लेकिन ह्यूमन में अगर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को करना चाहे तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पान लंबा है, और कोई भी साइंटिस्ट अगर स्टडी करना चाहेगा पेडिग्री एनालिसिस का ह्यूमन के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 जनरेशन 3 जनरेशन को देख सकता है, क्योंकि जनरेशन फॉर्मेशन का जो टाइम है कम से कम 20 ईयर, यंग होगा, शादी होगा, तभी तो स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो कम से कम 20 ईयर या उससे ज्यादा जो है गैप रह जाता है ना। एनालिसिस में थोड़ी सी समस्या आती है। दूसरा है कि कोई भी पर्सन करना शुरू करेगा तो ज्यादा जानकारी तो हम लोगों को अवेलेबल करा नहीं पाएगा, 3 से 4 जनरेशन करते करते वो खत्म हो जाएगा, तो ये दिक्कत है। दूसरा है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पर काफी कम होते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस करने में दिक्कत होता है कि कैसे करके प्रोबेबिलिटी कितना % निकाले, 10%, 5%, 2 अच्छे है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा समस्या हो जाता है ये पेडिग्री एनालिसिस में, ह्यूमन में। दूसरा है, और भी समस्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या है कि स्टडी करने में थोड़ी समस्या आती है। हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक जेनेटिक ट्रेट्स के लिए जानकारी अवेलेबल होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि ह्यूमन के ऊपर इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, वातावरण के इफेक्ट की वजह से उसके ट्रेट्स के एक्सप्रेशन में चेंजिंग हो जाता है ना। ह्यूमन जो है, दूसरा चीज है कि ह्यूमन तो कोई एक्सपेरिमेंट का वस्तु नहीं, जैसे हमारा गिनिया पिग है ना, रैबिट्स है, और क्या है, फ्रॉग है, जिस पर ग्रास ऊपर है, हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था, उस पर स्टडी किए जा रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। तो ह्यूमन कोई स्टडी का चीज तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट की वस्तु है नहीं, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ी सी समस्या भी आती है। उसके बाद है, बहुत सारे ट्रेट्स ह्यूमन के अंदर ऐसे भी होते हैं, लक्षण, है ना, जो एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो हम एक जीन का स्टडी कर रहे हैं तो दूसरा जीन क्या इफेक्ट डालेगा, उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है छोटे क्रिएचर्स के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है, और हमारे लिए, ह्यूमन के लिए ये थोड़ा टिपिकल है ना, इसका स्टडी बढ़िया तरीके से ह्यूमन में नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर भी पेडिग्री एनालिसिस जो है वो काफी कामगर है, और हम लोग कई सारा बीमारी का चार्ट हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ, सिकिल सेल एनीमिया का है, हीमोफीलिया का है, तो उसको स्टडी करके हम लोग देख सकते हैं कितना % अफेक्टेड है और कितना % नहीं अफेक्टेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में